दोस्तों, ये कहानी सस्पेंस से भरी पड़ी है। कहानी की शुरुआत में हम महाराजा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक सैलून में काम करता है। महाराजा बहुत ही ज्यादा सीधा साधा आदमी है। आज वो अपने मालिक से छुट्टी मांग रहा है क्योंकि उसे अपनी पत्नी के साथ कहीं जाना है। पहले तो उसका मालिक उसे डांटता है, फिर उसके ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो उसे जाने देता है। अगले सीन में महाराजा एक खिलौने की दुकान पर अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीद रहा था। उसका घर उस दुकान के सामने ही था, इसलिए वो अपनी पत्नी को दूर से ही खिलौने दिखा रहा था कि मैं कौन सा खिलौना लूं। पर तभी अचानक एक ट्रक वहां तेजी से आता है और वो महाराजा के घर से टकरा जाता है। इसे देखकर महाराजा बिल्कुल ही खामोश हो जाता है और फिर कहानी 15 साल बाद दिखाई जाती है, जहां हम महाराजा की बेटी ज्योति को देखते हैं। वो अपनी सहेली से बात कर रही है कि उस एक्सीडेंट में उसकी माँ की डेथ हो गई थी और वो अकेली बच गई थी और उसे बचाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक कचरे का डब्बा था। दरअसल जब ट्रक घर के अंदर घुसा तो ऊपर रखा कचरे का डब्बा ज्योति के ऊपर गिर गया और उसे ढक लिया। इससे उसकी जान बच गई। इसलिए वो कूड़ादान उनके घर का एक सदस्य बन गया। उसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा। लक्ष्मी को वो रोज नहलाते हैं और रोज उस पर तिलक भी लगाते हैं। उसके बारे में सबको पता है। पिता और बेटी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। ज्योति पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन वो स्पोर्ट्स में बहुत तेज है और वो एक एथलीट भी बनना चाहती है। महाराजा अब भी सैलून चलाता है, पर अब वो सैलून उसका खुद का है। अगले सीन में हम ज्योति के प्रिंसिपल को देखते हैं। उसने महाराजा को भी वहाँ पर बुलाया है, वो इसलिए क्योंकि वो ज्योति को स्कूल से निकाल रहा है। प्रिंसिपल महाराजा से कहता है कि तेरी बेटी ने हमारी गेस्ट कलेक्टर को पानी में शराब मिलाकर दी। इससे हमारे स्कूल की बहुत बदनामी हो गई है, इसलिए तुम यहाँ से अपनी बेटी को ले जाओ। लेकिन महाराजा का कहना था कि मेरी बेटी ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। प्रिंसिपल कहता है कि तेरी बेटी के बैग से शराब की बोतल निकली है। वो कहता है वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी बेटी गलत नहीं हो सकती। तभी वहाँ उसकी पीटी टीचर आ जाती है और वो उस लड़के को भी साथ लेकर आई है जिसने ये गलती की थी और इसका वीडियो भी प्रिंसिपल को दिखाती है। अब महाराजा कहता है कि आपको पता चल गया है कि मेरी बेटी बेकसूर है, इसलिए आपको मेरी बेटी से माफी मांगनी होगी। लेकिन प्रिंसिपल माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होता और उल्टा उन्हें बुरा भला कहने लग जाता है। लेकिन महाराजा अपनी जिद पर अड़ गया था कि यदि वो माफी नहीं मांगेगा तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसे देखकर वहाँ मौजूद सब लोग डर गए थे। फिर ज्योति अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज सर, आप मुझसे माफी मांग लीजिए, नहीं तो यहाँ बहुत बुरा हो जाएगा। मेरे पापा बहुत जिद्दी हैं, वो यहाँ से नहीं जाएंगे। प्रिंसिपल महाराजा को देखकर डर जाता है और वो ज्योति से माफी मांग लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज्योति एक हफ्ते के लिए स्पोर्ट्स कैंप में जा रही है और वो जाते जाते कहकर जाती है कि वो लक्ष्मी की रोज सफाई करे। फिर वो वहाँ से बस में बैठकर चली जाती है और रात को महाराजा दुकान से काम खत्म करके अपने घर वापस लौटता है। फिर रात को हम देखते हैं कि महाराजा की हालत बहुत खराब थी। उसे बुरी तरह मारा पीटा गया था और पूरा घर बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ चोरी हुई है। अगले सीन में हम मैथ्यू नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसने अपनी कार को सर्विस कराने के लिए शोरूम में छोड़ा था, पर उसके अपनी कार में एक चश्मा रह गया था और अब वो चश्मा कार से गायब है। वो चश्मा उसकी वाइफ ने उसे गिफ्ट किया था, इसलिए वो यहाँ के लोगों को मारने लगता है। तभी वहाँ धना आ जाता है जिसने उसकी कार को रिपेयर किया था और मैथ्यू धना को भी मारने लग जाता है। और रात को जब मैथ्यू कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था तो वहाँ धना वो चश्मा लेकर आता है और मैथ्यू के सामने चश्मे को तोड़ता है और फिर मैथ्यू को बुरी तरह मारने लग जाता है। अगले सीन में हम महाराजा को पुलिस स्टेशन पर देखते हैं और वो यहाँ चोरी की कंप्लेन लिखाने आया था। वो पुलिस को बताता है कि कल रात मेरे घर में चोरी हुई है और लक्ष्मी गायब हो गई है। अब पुलिस वालों को लग रहा था कि लक्ष्मी कोई लड़की है। पुलिस वाला पूछता है कि लक्ष्मी कौन है, लेकिन महाराजा उसे कूड़ादान नहीं कहता था, इसलिए वो अपने फोन पर उसकी एक फोटो दिखाता है। वो फोटो देखकर पुलिस वाला हैरान रह जाता है। वो कहता है कि तू पागल है क्या, एक कूड़ेदान की कंप्लेन लिखाने आ गया, तेरा दिमाग तो ठीक है ना। फिर वो महाराजा से पूछता है कि क्या इस कूड़ेदान में पैसे थे या फिर कोई कागज, कुछ तो रहा होगा इसमें। महाराजा कहता है कि इसमें कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल खाली था। अब पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है कि ये हमें पागल समझता है, हम एक कूड़ेदान को ढूंढेंगे और वो महाराजा को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालने लग जाते हैं। लेकिन महाराजा अपनी जिद पर अड़ जाता है और वहाँ सबको मारने पीटने लग जाता है
और सब कुछ तहस महस कर देता है। थोड़ी देर में वहाँ एक राजन नाम का ऑफिसर आता है। महाराजा उसे अपनी कहानी सुनाने लग जाता है। वो कहता है कि जब मैं सैलून से अपने घर वापस आया तो 3 लोगों ने उसके घर में उसे बहुत मारा और वो लोग उसकी लक्ष्मी को चुरा कर ले गए। लेकिन जब इंस्पेक्टर राजन को ये पता चलता है कि वो एक कूड़ेदान की बात कर रहा है तो उस पर वो लोग गन तान देते हैं और कहते हैं कि तू यहाँ से चला जा, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। महाराजा उस वक्त तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से वहाँ आ जाता है और इस बार इंस्पेक्टर से कहता है कि आप मेरी लक्ष्मी को ढूंढ दीजिए, मैं इसके बदले आपको 4 लाख रुपए दूंगा। लेकिन सबके सामने वो रिश्वत देने की बात करने पर उसे पीटने लग जाते हैं और बाहर निकलकर वो उससे वो पैसे ले लेते हैं और लक्ष्मी को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले राजन अपने कांस्टेबल के साथ महाराजा के घर जाते हैं। उसके घर को देखकर साफ पता चल रहा था कि यहाँ चोरी ही हुई है, लेकिन पुलिस वालों को महाराजा पर शक था कि उस कूड़ेदान में जरूर कुछ रहा होगा, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए इतने पैसे खर्च कर रहा है। और महाराजा को उसकी बेटी कैंप से फोटो सेंड कर रही थी और महाराजा को लक्ष्मी का फोटो सेंड करने को कहती है, लेकिन महाराजा उससे कोई बात नहीं करता। और राजन महाराजा से कहता है कि तुम हमें बता दो कि उस कूड़ेदान में क्या था, फिर हम उसे ढूंढने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। महाराजा कहता है कि वो बस एक कूड़ादान है जिसने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई थी। और फिर कहानी में एक और आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम था सेल्वा। वो एक चोर है और लोगों के घरों में घुसकर वो चोरी करता है। वो अपनी साथी के साथ मिलकर एक माँ और बेटी को बांध दिया है। बाद में उनका सारा सोना चांदी पैसे लूट ले जाते हैं और उसकी बेटी के साथ बलात्कार भी करते हैं। फिर बड़ी ही बेरहमी के साथ उन्हें मार देते हैं और इससे भी उनका मन नहीं भरता। वो लोग उस घर को आग लगा देते हैं। ये एक तरह के दरिंदे हैं। फिर हमें सेल्वा के परिवार को दिखाया जाता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी बेटी अम्मू है। वो अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार करता है और उसके ही घर में महाराजा का कूड़ादान भी वहीं पर रखा हुआ है। और उसके बाद हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कूड़ेदान को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और यहाँ हम महाराजा को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो सारा दिन पुलिस स्टेशन पर बैठा रहता है। पुलिस वाले उससे अपना काम कराते हैं और वो चुपचाप उनकी हर बात मानता है। और दूसरी तरफ सेल्वा बारी बारी से घरों पर डकैती कर रहा है। इसी तरह जो लोग उसका चेहरा देख लेते हैं वो उन लोगों को जान से मार देता है। और घर जाकर वो अपनी बेटी अम्मू की मरहम पट्टी करता है, पर उसका घाव ठीक नहीं हो रहा था और पुलिस अभी भी उस कूड़ेदान को ढूंढने में लगी हुई थी। तभी वहाँ उन्हें एक नल्ला नाम का आदमी मिलता है जो एक खबरी है। वो पुलिस के लिए काम करता है। यहाँ वो राजन से बात करता है और वो भी इस काम से जुड़ जाता है। और फिर पुलिस स्टेशन पर एक आदमी आता है। वो एक आदमी की मिसिंग कंप्लेंट करने आया था और वो आदमी धना था। और कहानी यहाँ से फ्लैशबैक पर चली जाती है। जिन 3 लोगों ने महाराजा के घर पर चोरी की थी उनमें से एक धना भी था। फिर महाराजा को अपने घर पर एक आदमी का टोल प्लाजा की रिसीप्ट मिलती है। उस नंबर की मदद से महाराजा मैथ्यू के पास पहुंच जाता है। ये तब का सीन है जब मैथ्यू को धना मार रहा था और वहीं पर महाराजा खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। बाद में उसने धना का पीछा किया था, लेकिन धना को उस पर शक हो गया था और उसने अपने आदमियों को खबर कर दी थी। उसके आदमी महाराजा को मारने लगे और धना ये भी बता देता है कि हम तेरे घर पर आए थे। वो कहता है कि तू उस दिन हमारे हाथ नहीं लगा, नहीं तो तू भी मारा जाता। इस बात पर महाराजा को गुस्सा आ जाता है और वो उसके आदमियों को बारी बारी से मारने लग जाता है। इसके बाद वो धना को भी मारने लग जाता है। फिर धना उसे बताता है कि हम 3 थे, उनमें से एक पुलिस के लिए काम करता है। फिर महाराजा धना को जान से मार देता है। इससे यहाँ साफ पता चलता है कि जो कुछ भी महाराजा कर रहा है वो एक कूड़ेदान के लिए तो बिल्कुल नहीं कर रहा। और अब पुलिस वालों ने अपना प्लान चेंज कर दिया था। अब वो नल्ला के साथ मिलकर एक डुप्लीकेट कूड़ादान तैयार कराने लगे और हूबहू महाराजा का कूड़ेदान के जैसा बनवाया। आगे हम देखते हैं कि सेल्वा की बेटी अम्मू का 2 दिन बाद जन्मदिन है और वो यहाँ ज्वेलरी शॉप में अम्मू के लिए चेन लेने आए हैं। पर जो चेन अम्मू को पसंद आती है वो उन्हें 2 दिन बाद मिलनी थी, जिसके लिए वो हाँ कर देते हैं क्योंकि सेल्वा अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। वो जो बनना चाहती है, वो जो कुछ भी करना चाहती है, वो उसका हर सपना पूरा करना चाहता है। और महाराजा की बेटी अभी भी कैंप में थी और वो अपने पिता को मिस कर रही थी। और आज सेल्वा की बेटी का जन्मदिन है, इसलिए उसकी वाइफ उसे फोन करती है और कहती है कि चेन लेते आना और साथ में सलून भी जाने के लिए कहती है।
फिर सेल्वा चैन उठाता है और वहाँ से महाराजा के सलून चला जाता है। फिर महाराजा और सेल्वा के बीच कुछ बातें होती हैं और बातों ही बातों में महाराजा को पता चल जाता है कि आज सेल्वा की बेटी का जन्मदिन है और वो यहीं पर पास ही में रहते हैं। फिर कुछ सामान लेने के लिए महाराजा अंदर चला जाता है। इसी बीच सेल्वा के पार्टनर सबरी का फोन आता है। वो उसे बताता है कि पुलिस वालों को हम पर शक हो गया है और आज का अखबार चेक करो, उसमें हमारे बारे में लिखा हुआ है। जब सेल्वा पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ महाराजा खड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वो सेल्वा की सारी बातें सुन चुका है, इसलिए सेल्वा उससे डरने लगा था। तभी उसके घर सबरी आता है। सबरी को वो सारी बात बताता है कि सलून वाले ने हमारी सारी बातें सुन ली हैं, अब हमें उसका काम खत्म करना होगा। तभी सेल्वा को याद आता है कि जो चैन उसने अपनी बेटी के लिए खरीदी थी वो उसके पास है ही नहीं, मतलब वो कहीं छोड़ आया है और उसे याद भी नहीं है। दरअसल वो सोने की चैन सलून पर ही भूल आया था जो अब महाराजा के हाथ लग चुकी थी, इसलिए वो उसका घर ढूंढते हुए उसके घर की तरफ जाने लगा। लेकिन महाराजा के पीछे पुलिस भी आ रही थी और उसे देखकर सेल्वा को लगा कि महाराजा ही इन पुलिस वालों को लेकर यहाँ आया है और पुलिस वाले उन लोगों को बुरी तरह मारने लग जाते हैं और सेल्वा की सच्चाई उसकी पत्नी को भी पता चल जाती है। इस बात से उसकी पत्नी को बहुत दुख पहुँचता है क्योंकि इस बारे में उसे जरा सी भी भनक नहीं थी। उसे लगता था कि उसका पति मेहनत करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो एक बलात्कारी और एक डकैत है। और तभी सबरी अपनी जेब से गन निकाल लेता है और वो एक पुलिस वाले के ऊपर गोली चला देता है और पुलिस वाले भी उसको वहीं पर मार गिराते हैं। सबरी मारा जाता है। उसकी मौत पर सेल्वा को बहुत दुख होता है और पुलिस वाले सेल्वा को भी अरेस्ट कर लेते हैं। अब सेल्वा को लगा था कि महाराजा ही इन पुलिस वालों को यहाँ लेकर आया है, इसलिए वो वहाँ से महाराजा को घूरता हुआ निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि पुलिस वालों ने उस नकली कूड़ेदान को बनवा लिया था, लेकिन यहाँ राजन के पास अब बहुत बड़ी मुश्किल थी क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा चोर नहीं था जो इस चोरी का इल्जाम अपने सिर पर ले सके। तभी वो नल्ला से कहता है कि तुम ये काम कर सकते हो और बस इस काम में सिर्फ एक्टिंग ही तो करनी है, ये काम कौन सा मुश्किल है। और फिर वो लोग पुलिस स्टेशन पर महाराजा को बुलाते हैं ये पता करने के लिए कि दरअसल वहाँ हुआ क्या था। और वो लोग इस बात को इसलिए उससे पूछ रहे थे क्योंकि ये सारा सीन नल्ला को समझा सकें। फिर महाराजा अपनी पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि जब मैं अपने घर वापस लौटा तो यहाँ हम देखते हैं कि दरअसल वो अपनी कहानी नहीं, असल में अपनी बेटी की कहानी सुना रहा था। उसकी बेटी जब कैंप से वापस आ रही थी तो वो अपने पिता को मैसेज करती है कि मेरे जूते खराब हो गए हैं, इसलिए मुझे नए जूते चाहिए। और महाराजा उस दिन जूते लाने की वजह से घर आने में लेट हो गया था। और जब ज्योति घर आई तो उस घर में पहले से ही सेल्वा, नल्ला और धना मौजूद थे। उन लोगों ने महाराजा की बेटी को बहुत मारा और सेल्वा के 2 साथियों ने उसके साथ बलात्कार किया। दरअसल कुछ ऐसा हुआ था कि जब 15 साल के बाद सेल्वा जेल से वापस लौटा तो वो बदला लेने के लिए सीधा महाराजा के घर गया, लेकिन वहाँ उसे महाराजा नहीं मिला, जिस वजह से उन लोगों ने उसकी बेटी के साथ ही गलत किया। उसकी बेटी के साथ ये सब हुआ था, लेकिन महाराजा ने पुलिस वालों को अपनी कहानी बताई कि मेरे साथ ये सब हुआ था, कि मेरे घर में लोग चोरी करने आए थे और उन लोगों ने मुझे बहुत मारा और वो लोग कूड़ेदान को उठाकर ले गए। लेकिन यहाँ पुलिस वालों को भी समझ आ चुका था कि ये सिर्फ कूड़ेदान की बात नहीं हो सकती। पुलिस वाले नल्ला को सारी स्टोरी बता देते हैं और नल्ला को पता चलता है कि ये सब तो हम लोगों ने उस लड़की के साथ किया था, जिस वजह से वो चोरी का इल्जाम अपने ऊपर लेने से मना करने लगा, क्योंकि यदि महाराजा को थोड़ा भी शक हो गया तो वो उसे जान से मार देगा। अब नल्ला सेल्वा को कॉल करके ये सारी बात बता देता है और इन लोगों को यहाँ ये भी पता चलता है कि उनका पार्टनर धना कुछ दिनों से गायब है और उसका फोन भी नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ राजन उसे धमकी देने लगता है, इसलिए नल्ला उसकी बात मान लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब महाराजा की बेटी के साथ बलात्कार हुआ उसके बाद महाराजा अपने घर पर पहुंचा और अपनी बेटी की इस हालत को देखकर वो बिल्कुल पागल हो चुका था। वो तुरंत ही अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर गया और उसने खुद ही गुस्से में अपने घर पर तोड़फोड़ की थी, जिससे हमें लगा कि उसके घर पर चोरी हुई थी। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो कूड़ादान हॉस्पिटल में ज्योति के बेड के नीचे रखा है। वो अपने पिता से कहती है कि मैं उस आदमी से मिलना चाहती हूँ कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है, मुझे उसे पूछना है कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। राजन अपनी टीम के साथ महाराजा के घर पहुँचता है। राजन महाराजा से कहता है कि ये रही तुम्हारी लक्ष्मी और यही आदमी है जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर तुम्हारे घर में चोरी की थी।
राजा नल्ला से कहता है कि तुम महाराजा को बताओ कि तुमने चोरी किस तरह से की थी। लेकिन नल्ला ये सब बताते हुए वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था और उसके बताने के हिसाब से महाराजा को उस पर शक होने लगा था। और फिर महाराजा नल्ला से झूठ मूठ का गले मिलता है और वो उसकी पीठ पर एक उभरा हुआ निशान महसूस करता है, जिस बारे में ज्योति ने महाराजा से बताया था कि उनमें से एक इंसान के पीठ में एक उभरा हुआ निशान है। अब महाराजा को पता चल चुका था कि 3 में से एक आदमी ये है। राजन महाराजा से कहता है कि अब तुम देख लो कि इसके साथ क्या करना है। महाराजा कहता है कि हम इसे माफ कर देते हैं, पर राजन उसे फोर्स करने लगता है कि तुम इसे माफ क्यों करना चाहते हो? क्या जब ये तुम्हारी बेटी के साथ बलात्कार करता तो भी क्या तुम इसे छोड़ देते? दरअसल ऑफिसर राजन को सब कुछ पहले से ही पता चल चुका था। वो पहले से ही अपने लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशन कर चुके थे और उन्हें उस हॉस्पिटल में पता चल चुका था कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है, इसलिए वो जानबूझकर नल्ला को यहाँ लेकर आए थे। इसके बाद राजन अपनी टीम के साथ बाहर चला जाता है और यहाँ महाराजा अपनी बेटी का बदला लेते हुए नल्ला को जान से मार देता है। और अब आखिर में सिर्फ सेल्वा बचा था जो एक बिल्डिंग में जा रहा था, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले महाराजा वहां पहुंच गया था और वो सेल्वा के आदमियों को बहुत ही बेरहमी से मारता है। और फिर वहाँ सेल्वा आता है, लेकिन सेल्वा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि 15 साल पहले सेल्वा उसके सामने अरेस्ट हुआ था और फिर दोनों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, पर महाराजा उसे कुछ भी नहीं बताता और सेल्वा अपना पूरा गुस्सा महाराजा पर निकालता है कि महाराजा की वजह से उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई, कि उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। लेकिन महाराजा गुस्से से उसके दोनों पैर तोड़ देता है और सेल्वा उसे कहता है कि जो जख्म तूने मुझे दिए हैं वो तो भर जाएंगे, लेकिन जो जख्म मैंने तेरी बेटी को दिए हैं वो कभी नहीं भरने वाले। थोड़ी देर बाद ज्योति भी वो अपने टीचर के साथ वहाँ आ जाती है और वो अपने पिता से कहती है कि मैं इस आदमी से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। वो उसे कहती है मैं तो यहाँ ये देखने आई हूँ कि दुनिया में कोई इतना बेरहम आदमी भी हो सकता है। इतना घिनौना इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और वो चोरी करने के लिए उसके घर आया था, इसलिए वो सामान उसे दे रही है। इसके बाद वो सारा सोना चांदी उसे दे देती है और अपने पिता के साथ वहाँ से जाने लगती है। और फिर सेल्वा की नज़र उस सोने की चैन पर पड़ती है जो 15 साल पहले अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसके लिए खरीदी थी। और फिर हमें 15 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर महाराजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ सेल्वा के घर जाता है। वहाँ सेल्वा की पत्नी और बेटी थी, लेकिन वहाँ सेल्वा नहीं था क्योंकि वो तो अरेस्ट हो चुका था। वो दोनों सेल्वा की बेटी की चैन वापस करने गए थे, लेकिन सेल्वा की पत्नी ने वो चैन लेने से साफ मना कर दिया था क्योंकि उसका पति पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करके ये चैन लाया था। तो सेल्वा के घर के सामने ही एक खिलौनों की दुकान थी, इसलिए महाराजा की पत्नी उसे सेल्वा की बेटी के लिए एक खिलौना लाने के लिए कहती है। और जब महाराजा खिलौने लेने जाता है तो वहाँ अचानक तेजी से एक ट्रक आ जाता है और वो ट्रक सेल्वा के घर के अंदर घुस जाता है, जिस वजह से महाराजा की पत्नी और बेटी मारे जाते हैं और सेल्वा की पत्नी भी मारी जाती है। लेकिन सेल्वा की बेटी इस एक्सीडेंट में बच जाती है और उसे बचाने वाला कोई और नहीं, वही कूड़ादान था। और यहाँ पता चलता है कि ज्योति महाराजा की बेटी नहीं, सेल्वा की बेटी है। मतलब उस एक्सीडेंट में अम्मू बच गई थी और महाराजा अपने साथ अम्मू और उस कूड़ादान को लेकर चला गया था और अम्मू को अपनी बेटी की तरह महाराजा ने पाला था। और जो दाग अम्मू की पीठ पर था वही दाग सेल्वा ज्योति की पीठ पर देख लेता है। ये सब देखकर सेल्वा को बहुत ज्यादा पछतावा होता है और उसे समझ आ चुका था कि जो कुछ भी ज्योति के साथ हुआ वो सब उसकी अपनी बेटी के साथ हुआ है। वो कितना बड़ा पापी है। पहले उसने दूसरों की जिंदगी खराब की और फिर अपनी बेटी की भी जिंदगी खराब कर दी। सेल्वा चिल्लाते हुए उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन अम्मू वहाँ से चली जाती है और अब सेल्वा अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था और वो बिल्कुल बेसुध होकर बिल्डिंग से गिर जाता है। इस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब महाराजा पुलिस स्टेशन जाता था और उसकी बेटी की तरफ से मैसेज आता था, मतलब जब वो कैंप में थी, तो वो उस वक्त कैंप पर नहीं थी। असल में वो उस वक्त हॉस्पिटल में थी। हमें ये सब इसलिए दिखाया गया कि हम आगे की स्टोरी समझ ना सकें कि आगे क्या होने वाला है। और महाराजा हमेशा पुलिस स्टेशन पर इसलिए रहता था क्योंकि उसे पता था कि उन 3 में से एक आदमी यहाँ पर काम करता है और वो हर किसी की पीठ बार बार छूकर देखता रहता था,
कि कहीं वो निशान किसी की पीठ पर है तो नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।